हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। तो आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए एक धमाकेदार सीरीज। तो इस बार हमने सोचा कि कुछ थोड़ा वर्क डन हो जाए, इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो उसका कुछ आउटपुट तो निकले। तो मैं किशोर कुंतल और अनिरुद्ध सुखवाल सर, ए सर और ए सर दोनों आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं, दैट इज़ वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। चलो सर शुरू करते हैं वर्क पावर एनर्जी। तो 2021 का ही काम शुरू होगा सर, वहाँ से एक बार लगा देते हैं। 2021 का क्वेश्चन है। पहली बात है, गर्मी का टाइम है तो वाटरफॉल ही करा लेते हैं, ठंडा ठंडा हो जाए कुछ माहौल। तो वाटरफॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 50 kg per second to operate a turbine. The losses due to frictional forces are 10% of the input energy. How much power is generated by the turbine? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन इस बार पूछा गया है। तो सर मैं ही ले लूँ, ठीक है चलो। तो देखो भाई, क्या हो रहा है कि वाटरफॉल हो रहा है कहाँ से सर, हाइट ऑफ 60 मीटर से। और क्या स्पीड से हो रहा है, रेट भी दी गई है 50 kg पर सेकंड। तो देखो वैसे रेट को जनरली इस फॉर्मूले से भी लिख लेते हैं, एम नॉट इजकल टू, इसने लिखा है सर 50 kg, तो 50 kg पर सेकंड। अब इसको थोड़ा सा समझना भी होगा कि इसे फॉर्मूले में हम कैसे देखेंगे। तो चलो अभी एक बार देखते हैं। इसने बोला कि सर द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस आर 10%। तो लॉस में कितना जा रहा है, 10%। तो एफिशिएंसी कितनी जनरेट हो रही है, कितना यूजफुल हो रही है, तो 90% एफिशिएंसी हमारे काम की है। अब इसने एक सिंपल सा फॉर्मूला पूछा है कि पावर जनरेटेड कितनी होगी। तो पावर जनरेटेड का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर मैं पावर जनरेटेड का फॉर्मूला बनाऊं तो सीधा सा होता है पावर इनपुट इनटू एफिशिएंसी। अब बात आएगी सर एफिशिएंसी कितनी है। एफिशिएंसी आपको अभी जस्ट मैंने बोला 90% है, क्योंकि 10% तो लॉस में जा रही है। तो 90% को मैं ऐसे लिख दूंगा कि सर ऑलमोस्ट इस रेंज में 90/100 परसेंटेज की फॉर्म में अगर लिखना हो तो ऐसे लिख दिया, चलो परसेंट की फॉर्म में वैसे लिख दिया। ये सर ने और देखो ये आपका लॉसेस है, ठीक है। 10% लॉसेस के बाद 90% बचा है आपके पास। तो ये हमारा आ गया 90/100। अब देखो पावर इनपुट आ गई। अब पावर इनपुट सो फॉर्मूला क्या होगा सर, सर क्या लगा दें फॉर्मूला पावर इनपुट का, वर्क डन अपॉन टाइम। तो देखो मैंने यहां पे लिख दिया वर्क डन अपॉन टाइम इंटू 90/100। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है सर, सिंपल सा, कोई वेट है या फिर कोई वेट कहां से 60 मीटर हाइट पे है, तो हमने जनरली पढ़ा है mgh जो पोटेंशियल एनर्जी ले लेगा। तो सर यहां पर पुट कर दो mgh अपॉन टी। अब ध्यान से देखना, ये m अपॉन टी क्या है, ये मास जनरेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम है, जिसे मैंने m नॉट से डिनोट किया था। तो मेरे पास m अपॉन टी की वैल्यू ऑलरेडी है, g की वैल्यू ऑलरेडी है, h की वैल्यू ऑलरेडी है, और इनटू में 19/100 करना है। तो बस आपको डेटा पुट करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार डेटा पुट कर देते हैं वहां पे जाके। तो m/t की वैल्यू सर एक बार लिख देंगे आप ही, m/t की वैल्यू हो गई P जनरेटेड इक्वल टू, देखो m/t 15 था, G की वैल्यू 10 कंसीडर करनी थी, H की वैल्यू 60 गिवन थी, और 19/100 कर देना है और इसको सॉल्व कर लेना। ऑप्शन देखते हैं कौन सा मैच हो रहा है। ये आ जाएगा आपके पास 90 into 90। बिल्कुल ठीक है। तो सर ये 8.1 किलोवाट आ जाएगा, जो कि हमारे यहाँ पे ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो चलो ये क्वेश्चन तो बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी सर, ये सर जो क्वेश्चन है, ये आपका वर्क पावर एनर्जी प्लस सर्कुलर मोशन का एक मिक्सचर क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। अ पॉइंट मास m is moved in a vertical circle of radius r with help of a string. The velocity of mass is √7 gr at the lowest point. ठीक है। The tension in the string at the lowest point पूछा है सर। तो एक फिगर बना लेते पहले। ये आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कुलर हाँ बिल्कुल। तो ये आपका सेंटर है, एक पार्टिकल जो है उसको एक अपन ने स्ट्रिंग से बांधा हुआ है और वो पार्टिकल रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये मान लो पार्टिकल रोटेट कर रहा है आपके पास। ठीक है, गिवन क्या है, इसका मास दे रखा है m और रेडियस दे रखी है r। ठीक है सर। अब बोला है कि इसका लोवेस्ट पॉइंट पे, मतलब जो इसका लोवेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे जो इसकी स्पीड है वो दे रखी है √7 gr। ठीक है, तो सर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कल, वो पढ़ी थी सूडो फोर्स में, कि कोई भी चीज़ अगर मूविंग फ्रेम में है तो उस पर क्या करेंगे सर, हम इनर्शियल फ्रेम बनाने के लिए सूडो फोर्स लगाएंगे। तो बस अगर मैं एफ बी डी बनाता हूँ इसका, एफ बी डी
ऑफ मास, तो सर वो क्या बनेगा, ये आपका मास है, ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट पे मैं इसके एलपी पे लोवेस्ट पॉइंट पे इसका एक एफबीडी बनाने की कोशिश करता हूँ, तो नीचे तो एमजी लग ही रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, तो यहाँ पे नीचे की साइड में लगाता हूँ सी एफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऊपर की ओर लगने वाला केवल एक ही चीज़ है, वो है टेंशन, तो इन दोनों को जो बैलेंस करेगी वो करेगी टेंशन। तो अपन सीधा सीधा लिख देते हैं, ये मैंने क्यों लगाया सर, मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। मूविंग फ्रेम में है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे T इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लस mg। टेंशन आपको चाहिए, इसकी वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस mg। अच्छा सर वी स्क्वायर दे रखा है, वी अपने को दे रखा है, तो यहाँ पे जब मैं 7gr पुट करूंगा तो ये आंसर टोटल आ जाएगा 8 mg, तो आंसर आ जाएगा 8 mg। हाँ स्पीड आपको दे रखी है, ठीक है, आप इसको यहाँ पे फिल कर लेना, ये आपकी इकलौती इक्वेशन बनेगी, फोर्स की इक्वेशन, लोवेस्ट पॉइंट पे 8 mg आपका आंसर है। आंसर आ गया सर, बिल्कुल सही, जबरदस्त क्वेश्चन था। अच्छा सर, इस बार क्या पूछा है, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंसेस इज, तो सिंपल सा सर, ये तो हम कोई अगर फिजिक्स की बुकलेट भी उठाते हैं तो उस पर ये फॉर्मूला तो जरूर मिलता ही है। आप फिजिक्स के पापा, हाँ, आइंस्टीन, तो E इक्वल टू mc स्क्वायर, ये तो यानी कि अगर कहीं भी थोड़ा सा फिजिक्स का टच देना होता है ना, तो आदमी इस इक्वेशन को सबसे पहले बोलता है कि E इक्वल टू mc स्क्वायर। तो बस यही है यार, यहाँ पे m आपको गिवन है, इसमें इतनी सी मेहनत उसने आपसे मांगी, c की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जो कि क्या होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अच्छा, अब बात है 0.5 ग्राम, तो ध्यान रखो पहले से केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, तो केजी में कन्वर्ट हो गया, सर ने कर भी दिया, लो 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 केजी में कन्वर्ट कर लिया, और c स्क्वायर करना है बच्चों, तो c की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। सॉल्व नहीं करेंगे ये, बिल्कुल बिल्कुल सर, इसकी वजह से मेरे हिसाब से वैल्यू सॉल्व के 4.5 इंटू 10 टू द पावर 13 जूल, ऑप्शन 3 चले जाएगा, इसे आप चेक कर लेना, यही आ रहा है आंसर, 3 से मैच कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 बॉन्ड इन डीएनए इज 10 टू द पावर -20 जूल। हाँ, तो वैल्यू इन ईवी पूछा सर, बहुत बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं है सर, इसमें आपको पता होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 1 EV का मतलब होता है 1.67 इंटू 10 टू पावर -19 जूल, ठीक है। आपको नंबर ऑफ EVs निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, n इक्वल्स टू 10 टू पावर -20 अपॉन 1.67 इंटू 10 टू पावर -19। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन 1.67, दिस इज 6.25 आई गेस ना, 0.6 के आसपास आ जाएगी। अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 0.1 आएगा ऊपर, ठीक है, हाँ बिल्कुल कैलकुलेशन है वो, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो, ये आ जाएगा आपके पास 0.1 अपॉन 1.67, ये आपके पास 0.6 के आसपास आ जाता है सर। बहुत कैलकुलेशन इजी सी है, ऑप्शन कुछ भी करने का नहीं था। ऑप्शन 3 मैच कर जाएगा इसमें। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ए मास m इज अटैच्ड टू ए थिन वायर एंड व्हील्ड इन ए वर्टिकल सर्किल, द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक व्हेन। अब देखो यहाँ पर ये है कि जो इसमें ज़्यादा ज्ञान लगा गया तो वो तो फंस जाएगा कि टेंशन कैलकुलेट करके देखेगा 3-4 पॉइंट। अब क्वेश्चन समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है। देखो सपोज करो ये सेंटर हो गया, सेंटर के रिस्पेक्ट में मैंने कोई m मास लिया, ये यानी लंगड़ सर पतंगबाजी करते हैं वही वाला कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा। ये हमने एक देखो r रेडियस पे, यानी कि वर्टिकली ऐसे मान लो हम ये ऐसे पत्थर को बांध के घुमा रहे हैं, तो ये हमारा वो m मास का वो पत्थर है, ठीक है, जो इसने बोला है m मास अटैच टू ए थिन वायर। तो थिन वायर कहाँ है, ये लो मैं थिन वायर बना देता हूँ, तो इस पत्थर की जगह मैं बैठ जाता हूं, तो इस पत्थर धागे को पकड़ के मैं बैठा हुआ सेंटर के रिस्पेक्ट में, और देखो ऐसे गोल गोल घूम रहा हूं। अब यहां पर मुझे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कंडीशन यहां पे अप्लाई करके देखनी है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि इस धागे को पकड़ के आप ऐसे बैठे हुए हो सेंटर से, और ऐसे ऐसे आप वर्टिकली सर्कल पर रोटेट कर रहे हो, तो धागा कौन सी कंडीशन में ब्रेक कर जाएगा, आपको ये सिंपल सा आंसर करना है। तो देखो यहाँ पे इसने कुछ केसेस दिए हैं। एक तो इसने दिया है द मास इज एट द लोएस्ट पॉइंट, तो लोएस्ट पॉइंट एक तो हम ये ले लेते हैं, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। एक तो हमने ये वाला लोएस्ट पॉइंट ले लिया जिसे LP बोल दिया, ठीक है।
दूसरा इसने बोला है इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, तो वर्टिकल से 60 डिग्री पे या तो इस डायरेक्शन में चले जाओ या फिर इस डायरेक्शन चले जाओ, कुछ पोजीशन आपको या तो या फिर यहाँ पे यहाँ वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल पे हमें जाना है। अच्छा फिर बोलता है द मास इज एट द हाइएस्ट पॉइंट, तो हाइएस्ट पॉइंट यहाँ पे हो गया HP यहां पर जब हो, और एक पॉइंट बोला है द वायर इज हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल के अगर मैं पॉइंट लूं तो फिर ये दोनों पॉइंट हो सकते हैं, या तो यहां पर या फिर यहां पर। अब इतने सारे पॉइंट हैं, इस पॉइंटों में वो पूछ रहा है जब मास ऐसे रोटेट कर रहा होगा तो किस पॉइंट पर जाकर ब्रेक करेगा। तो एक सिंपल सी बात है, चाहे मैं किसी भी पोजीशन पे रहूं, मैं अगर m मास कैरी कर रहा हूं तो मेरा एक वेट फोर्स तो हर बार बनेगा, तो मैं एक वेट फोर्स अप्लाई कर देता हूं हर केस में। इस पॉइंट पे भी मैंने अपना एक वेट फोर्स लगा दिया mg, इस पॉइंट पे भी मैंने अपना वेट फोर्स लगा दिया mg, इस पॉइंट पे भी मेरा वेट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड mg, और इस पॉइंट पे भी मेरा वर्टिकली फोर्स डाउनवर्ड mg होगा। अब सर सीधी सी बात आई कि इस स्ट्रिंग या इस पतले से थिन वायर के रिस्पेक्ट में अगर मुझे रोटेट करना है तो इसमें टेंशन बनी रहनी चाहिए। हाँ। तो सर ये टेंशन को प्रोवाइड कौन कराएगा जब मैं सर्कुलर पाथ में रोटेट करूंगा? तो अभी हमने जस्ट देख रहे थे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये प्रोवाइडेड बाय किसके थ्रू होगा? जो टेंशन को जनरेट कर रहा है, तो ये होगा सर बैलेंस किससे? सेंट्रीफ्यूगल से। तो हर पॉइंट पे मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर चेक करूं, देखो इस पॉइंट पे भी मैं जाऊं, इस पॉइंट पे भी जाऊं, इस पॉइंट पे भी जाऊं, तो इस पॉइंट पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिल्कुल आउटवर्ड हो रही होगी, और अभी जस्ट हमने कैलकुलेट करी थी mv स्क्वायर अपॉन जो मैंने रेडियस ले ली r, सेम इस पॉइंट पे भी ऊपर की तरफ होगी mv स्क्वायर अपॉन r, ऐसे ही इस पॉइंट पर भी होगी mv स्क्वायर अपॉन r, और ऐसे ही इस पॉइंट सॉरी अपॉन r, और ऐसे इस पॉइंट पे भी होगी एंटी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नीचे की तरफ mv स्क्वायर अपॉन r, ये बाहर की तरफ ही मैंने लगा दी है mv स्क्वायर अपॉन r। अब तो वैसे डायग्राम देख के खुद ही समझ में आ जाना चाहिए कि कहानी में क्या बचा है, कहां पे ब्रेक हो सकता है। लोवेस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम टेंशन होगा क्योंकि दोनों फोर्स कोइंसाइड कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको। बिल्कुल। अब देखो t निकालना है तो t किसको बैलेंस करेगा सर? देखो यहाँ पे mv स्क्वायर माइनस mv स्क्वायर अपॉन r माइनस mg, इस पॉइंट पर क्या होगा? इस पॉइंट पे mg का कोई ना कोई कंपोनेंट तो ऐड होगा, तो थोड़ा सा चांसेस बढ़े। इस पॉइंट पर mg का कोई रोल नहीं है, इस पॉइंट पर टेंशन सिर्फ mv स्क्वायर अपॉन r है। क्यों नहीं है रोल? क्योंकि mg थीटा एंगल जो बना रहा है 90 है, और 90 का कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 0, तो इसलिए टेंशन में कोई रोल नहीं बचेगा, टेंशन एग्जैक्ट उतनी होगी जितना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। बट नीचे वाले पॉइंट पे अगर मैं आ जाता हूं तो सर ने जैसे कि बताया कि टी मैक्सिमम होगा, दोनों देखो ऐड हो रहे हैं, टेंशन इधर लग रही है तो टेंशन को बैलेंस कौन कर रहा है? mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg, तो ये सबसे ज्यादा टेंशन वाला पॉइंट है, तो टूटेगा तो यहीं टूटेगा और कहीं नहीं। यहां पे भी है मगर इतना नहीं है, और यहां पे तो सबसे कम हो रही है, तो इसलिए सबसे ज्यादा जो ब्रेक होने के चांस है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? एट द मास इज एट द लोएस्ट पॉइंट, जो मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट जाना चाहिए। तो हमने टिक कर दिया और यही इसका आंसर है। अब तो हमें पता है, अगर पेपर दे रहे होते तो हम बोलते जाना चाहिए, हमें तो पता है इसका आंसर यही आएगा। चलो सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स F इक्वल्स टू 20 प्लस 10y एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन y डायरेक्शन where F is in Newton and y is in meter. The work done by this force to move particle from y equal to 0 to y equals to 1. तो बच्चों सबसे पहले तो ये देखिए कि जो फोर्स जो है लिखा हुआ है दिस इज वेरिएबल फोर्स, यहाँ पे लिखूंगा 20 प्लस 10y, तो ये सर वेरिएबल फोर्स है क्योंकि y के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, अगर मैं सीधी सीधी इक्वेशन में वैल्यू पुट करूं y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, तो सर आंसर आ जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के बीच में फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, तो सर ये होगा तो इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एक चीज़ पता होती है कि dw इक्वल्स टू f डॉट dy कर सकता हूँ। अगर मुझे टोटल वर्क डन चाहिए तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा टोटल वर्क डन 0 से w, और इसकी y की लिमिट लगा दूंगा मैं 0 से 1। तो मुझे अप्लाई तो यही फॉर्मूला करना पड़ेगा क्योंकि फोर्स इज वेरिएबल ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है, बस अब वैल्यू पुट कर देता हूँ। w इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, फोर्स की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस 10y, 20 प्लस 10y, दिस इज dy, और y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। w इक्वल्स टू आ जाएगा 20y प्लस 10y स्क्वायर अपॉन 2, वैल्यू फ्रॉम 0 से 1, तो जो w की वैल्यू आ जाएगी नेट वर्क डन ये आ जाएगा 20 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 25
जूल। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आपको याद क्या करना था, दिमाग में जो चीज़ आपको रखनी है वो क्या रखनी है कि ये जो फोर्स है वो क्या है, वेरिएबल है। हर 0 से 1 के बीच में हर पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू अलग अलग है, तो आप सीधी सीधी वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो। यू हैव टू डू दिस इंटीग्रेशन, दैट्स इट। ठीक है सर, बढ़िया एकदम। चलो इसका आंसर तो आ गया 25 जूल। अब सर वापस से ये बड़ा क्वेश्चन आ गया क्या? करें? हाँ सर बिल्कुल, मैं पढ़ दूँ सर? हाँ, एक पढ़ बार लीजिए आप चीजें लिखते चले आना चाहे। कंसिडर ए ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम ए हाईएस्ट पॉइंट ऑफ 1 किलोमीटर, height of, sorry, not falling from a height of 1 kilometer. It hits the ground with a speed of 50 meter per second. बिल्कुल बिल्कुल बॉटम पे आ गए। टेक जी कांस्टेंट विद ए वैल्यू ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इसका, जो कि अंडरस्टूड है। फिगर बनाना सर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ही वहीं खेल हो जाता है पूरा। द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर। देखो जितना ये क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है उतना हैवी है नहीं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो सर ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन होता है वो दुनिया को पता है सर, mgh के बराबर होता है, इसको तो कोई रोक सकता नहीं है। तो पहला पार्ट तो बहुत ईजी है, पहला तो हम निकाल ही लेते हैं। तो WG लिख देता हूँ उसको। मास कितना हो गया सर? मास दिया सर 10 टू पावर -3 इंटू 10 इंटू हाइट कितनी है सर? हाइट है सर 1 किलोमीटर, तो 1000 मीटर कर दो, तो ये आ गया आपके पास 10 आ गया 10 जूल। अच्छा पॉजिटिव लगाऊं नीचे, नेगेटिव लगाऊं? सर। हम ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे हैं वर्क डन। नहीं सर, ग्रेविटी ड्रॉप को नीचे खींच रही है, फोर्स भी नीचे लग अच्छा, रहा ये तो है नीचे आ रहा है, हम नीचे से और ऊपर नहीं जा रहे हाँ हैं। मोशन भी नीचे सही की है, साइड सही हो है। रहा है मैंने ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरा दिया। जो बिल्कुल। तो नीचे से गिरा है, ऊपर ले आ रहा है। वर्क डन तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। Positive ही रहेगा, तो ये क्योंकि सर ऊपर से नीचे आ रहा है। अपने को तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, Gravity से आंसर force तो आ गया 4th। बिल्कुल। फिर भी हम दूसरा निकाल के देखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब सर सेकंड पार्ट करते हैं, चले आगे। बिल्कुल सर। सेकंड पार्ट यहीं पे इसी पे कर लेते हैं, सही है। आगे इस पे कर लें। इसी पे कर लेते हैं, पूरा स्क्रीन खाली चलो हो गया। सेकंड पार्ट में क्या है? रेजिस्टिव फोर्स निकालना है। अच्छा आपने सुना होगा अगर मान लो एयर का रेजिस्टेंस नहीं होता तो क्या होता? mgh जो एनर्जी होती, पोटेंशियल एनर्जी, वो कन्वर्ट हो जाती हाफ mv स्क्वायर में। mv स्क्वायर में। बिल्कुल बट और एयर रेजिस्टेंस दे रखा है दे सर, रखा है। तो क्या करेंगे हम लोग? mgh जो एनर्जी थी उसमें से कुछ वर्क डन तो एयर का ड्रैग ले लेगा, बिल्कुल ले लेगा। बिल्कुल। बाकी बची जो एनर्जी होगी, ये तो मेरा आइडियल केस था जो कि फॉलो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है। ये आप मत लगा देना, आंसर गलत आ जाएगा। एयर का ड्रैग लेना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। वो मांगी वही रहा। हाँ बिल्कुल। तो mgh माइनस एयर का ड्रैग, एयर का वर्क डन इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। अच्छा ये कितना निकाला था? ये प्लस हमारा +10 ये हमको निकालना है। और ये given और ये कितना दे रखा है? 1/2 हाफ इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 50 का स्क्वायर, आई थिंक हाँ। 50 मीटर पर सेकंड तो दिए। ये आ जाएगा 2500, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस डब्ल्यू एयर इक्वल्स टू सर कितना हुआ ये? 1200 1.25। यस सर। हाँ तो ये आ जाएगा 1.25, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू एयर कितना आ जाएगा? ये पॉजिटिव आ रहा है सर। हाँ भाई बता देंगे सर पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे नेगेटिव कन्वेंशन लिया है। पॉजिटिव एयर आ रहा है, यहाँ पर आया 8.75। अच्छा सर पॉजिटिव लें कि नेगेटिव लें? इसको लेना पड़ेगा सर नेगेटिव। पहली बार क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि ये जो है एयर का ड्रैग जो होता है, ड्रॉप अगर नीचे आ रही है वेलोसिटी तो एयर का ड्रैग हमेशा ऊपर की साइड लगेगा। फोर्स ऊपर है, बॉल का जो ड्रॉप का मोशन है वो उसका अपोजिट है, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। नेगेटिव है इसलिए इसने टोटल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने नहीं दिया। क्लियर है? बिल्कुल। ये जो इक्वेशन थी इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे जो डब्ल्यू आर आपके पास पॉजिटिव आ गया है, बेसिकली ये पॉजिटिव नहीं है, इसका आंसर नेगेटिव में ही आना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव लिख देता तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आता, ठीक है। बाय कन्वेंशन मैंने वहाँ पे हाँ वहाँ पे नेगेटिव लिया है। बस इतना दिमाग में रख लेना कि ड्रॉप का जहाँ पे मोशन हो रहा है उसकी अगर अपोजिट फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स का वर्क डन हमेशा नेगेटिव आएगा। और इतना कॉमन सेंस सब में है कि स्पीड लो आ रही है ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी खत्म हो ऊपर से नीचे कर रही है तो ग्रेविटी ऑब्वियसली सपोर्ट में है। हाँ और बाकी चीजें अपोज में। तो बस ये कॉन्सेप्ट रखो।
ठीक है सर। चलो सर ये नेक्स्ट हो गया। A particle moves from a point minus 2i cap plus 5j to 4j plus 3k when a force of 4i cap plus 3j Newton is applied. How much work has been done by the force? फॉर क्वेश्चन 1 नंबर का सर ऐसा इजी क्वेश्चन है, बट इसमें देखो कंफ्यूजन क्या होगा कि थोड़ा क्या है ना, आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में आता है। मैं भी आया था इस क्वेश्चन में ओवर कॉन्फिडेंस में। मैंने क्या इसे वर्बली सॉल्व करने की कोशिश कर ली। मैंने देखा ये तो ठीक है, फोर्स है, अब मुझे ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट को तो मैं उसमें से इस कोऑर्डिनेट को घटा दूंगा, कर दूंगा। अब जल्दबाजी में होता क्या है, मैंने इसको रीड कर लिया, जब मैंने ये पढ़ा 2i और 5j, तो मैंने इसको पढ़ा नहीं कि क्या चल रहा है, मैंने इसको 4i और 3j ही मान के सॉल्व कर रहा। तो मैंने ये कैलकुलेशन, मुझे लगा कि अच्छा कैलकुलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है तो ऐड हो जाएगा। अब मेरी कैलकुलेशन मैच करी मैंने, मेरा वर्बली आंसर ही नहीं आ रहा। तो ऐसी गलती मत करो, अगर छोटा क्वेश्चन भी है तो 1 मिनट ही, यानी सेकंड से ज़्यादा लगेंगे, मिनट भी नहीं लगेंगे, मिनट तो पूरे क्वेश्चन में लगेगा। तो चीज़ें लिख लो, क्योंकि देखो यहाँ पर जब ये पहला कोऑर्डिनेट दे रहा है ना, इसमें आई और जे कैप है, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट दे रहा है उसमें जे और के कैप है। तो यहाँ पे मैं R1 का कोऑर्डिनेट लिख लूं तो देखो माइनस का 2i कैप प्लस 5j कैप है, और R2 का जो कोऑर्डिनेट है वो है 4j कैप प्लस 3k कैप है। तो यहाँ पे पहले तो आपको पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा कि कितना इनमें डिस्प्लेसमेंट आ गया है। तो R वेक्टर इज इक्वल टू कितना, R2 माइनस R1 कर दो। तो सर देखो माइनस होगा तो प्लस 2i कैप, 4j में से 2j को सब्ट्रैक्ट करोगे तो सर जे नहीं आई है वो, सॉरी, हाँ सॉरी 4j में फिर वापस से सब्ट्रैक्ट करने लगा, j में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर क्या आएगा, माइनस का आई थिंक j कैप और प्लस का 3 कैप एज इट इज आ जाएगा। तो देखो तीनों कोऑर्डिनेट आ गए डिस्प्लेसमेंट, जबकि दिए 2 कोऑर्डिनेट ही थे इंडिविजुअल, बट एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट तीनों कोऑर्डिनेट में हो रहा है। फिर क्या करना है सर, फिर आपके पास फोर्स तो गिवन है, तो सर आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है, फोर्स की वैल्यू है 4i कैप प्लस 3j कैप। तो फोर्स का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला तो सीधा लिख देंगे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट कर दो, या तो अब डॉट प्रोडक्ट दोनों में करा दो, ये डायरेक्ट कर सकते हो, यहां वर्बली कर लोगे। 4 प्लस 2 8 3 माइनस 3, बस और कुछ है ही नहीं फिर तो आगे का। तो यह आपका आंसर आ गया 5 जूल, सीधा उस पर टिक मार दो तो सीधा आंसर आ जाएगा। तो अच्छी बात यह है, मैंने एक चीज देख रहा हूँ कि जहां गलती होने की प्रोबेबिलिटी होती है ऑप्शन नहीं मिलते हैं वैसे, तो वहां आपको संभलने का एक मौका मिल रहा है। नीट में, जेई में तो ऐसा करते हैं कि जानबूझ के फंसाते हैं फिर ऐसा। सर लोगों ने क्वेश्चन बहुत इजी पूछे हैं लोगों ने, बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। चलो सर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये क्या है, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg बिगिन टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स F इक्वल टू 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, वेयर i एंड j आर यूनिट वेक्टर जो सब जानते हैं अलोंग द x एक्सिस एंड y एक्सिस, व्हाट पावर विल बी डिलीवर्ड बाय द फोर्स एट द टाइम t। तो देखो यहां पर सिंपल सी बात है, पावर पे पहुंचना है तो पावर का फॉर्मूला तो तुम्हें सिंपल सा याद रखो। देखो फोर्स गिवन है तो पावर इक्वल टू फोर्स इनटू कितना चाहिए सर, वेलोसिटी। अब यहां पे सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो वेलोसिटी तक कैसे पहुंचा जाए, यही कहानी है। देखो फोर्स तो तुम्हारे पास डायरेक्ट है, अब तुम्हें वेलोसिटी कंपोनेंट निकालना है, तो वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं तुम्हें थोड़ा सा न्यूटन को जगाना पड़ेगा जो तुम्हारा अंदर का कहीं सो गया है। क्योंकि देखो फोर्स है, मास है, तो एक्सीलरेशन तो निकल जाएगा। तो सर एक बार एक्सीलरेशन आप उधर निकाल दो साइड में, ये सर इसको इरेज ही कर लो अगर ये इरेज हो जाए तो फोर्स वेक्टर अपॉन मास करता हूं तो एक्सेलरेशन मिल जाता है, एज इट इज वही मिल जाएगा सर, 1 से डिवाइड करूंगा उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। चलो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे dv वेक्टर अपॉन dt, ये आ जाएगा 2t। अब काम की चीज आ गई प्लस 3t स्क्वायर j कैप। इसको बस अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करना है जिससे तुम्हें वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल देना है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का कंपोनेंट मैं निकाल देता हूँ सीधा सा। तो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट आएगा अगर इंटीग्रेट करते हैं तो देखो 2t स्क्वायर क्या होगा सर, t स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे हिसाब से सिर्फ बचेगा t स्क्वायर i कैप। फिर 3t स्क्वायर, अब t3 तो कॉमन आ जाएगा, t स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन, t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, यानी कि फिर से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, टी क्यू इंटू जे कैप। अब हमारे पास v आ चुका है, f हमें गिवन है, तो नेक्स्ट पेज पे हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर आपकी निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे ही निकाल देते हैं, पावर इक्वल टू देख लो फोर्स एज इट इज रख देते हैं 2t
आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप इंटू में टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यू जे कैप, ये डॉट हो जाएगा। तो सर ये हो जाएगा 2t³ प्लस 3t5 2 प्लस 3t5 वॉट, जो कि ऑप्शन 4 से परफेक्टली मैच कर रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट बजाओ ताली। ये स्केलर है ना? हाँ, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर मिलता है। ये डाउट आता है ये आपके पास F कि दो वेक्टरों का गुणा कर रहे हैं तो सर फिर क्या आएगा, तो ध्यान डॉट प्रोडक्ट रखना। में वेक्टर मिलता है, डॉट में हमेशा क्या मिलता है? स्केलर मिलता है। कोई वेक्टर ना लगा दे इसके लिए। हाँ, तो ये जब वेक्टर आप पढ़ोगे वेक्टर्स के वो कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो वहाँ पे दोनों चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सर लीजिए सर। A particle of mass m is driven by a machine that delivers a constant wattage, constant power k watt. If the particle start from rest से start हुआ है, मतलब इसकी initial velocity हो गई 0. The force on particle at time t is. आपको क्या पूछा है? फोर्स की वैल्यू पूछी है। तो सर बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ। आपको मिल रही है कांस्टेंट पावर, बिल्कुल इसका मतलब है, और पार्टिकल स्टार्ट रेस्ट पे था, बिल्कुल ऐसे तो मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेट ग्लिच आ रहा है सर। जाता है सर, इसलिए मैं जनरली इससे फिर बैक वाली साइड से यूज करता हूँ इसे ट्राई करो आप। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली तो जीरो है सर, ठीक है। आपने कांस्टेंट पावर दे रखी है टी टाइम तक, तो मैं इसको केटी लिख दूं। बिल्कुल, केटी से मुझे क्या मिलेगा सर? ये मुझे मिलेगा वर्क डन, बिल्कुल ठीक है। वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, क्लियर है। तो यहाँ पे जो केटी आया वो होगा के फाइनल के बराबर, और के फाइनल में मान लेता हूँ हाफ mv²। ये आपके पास है काइनेटिक एनर्जी जो फाइनली मिली थी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि पार्टिकल रेस्ट से चालू हुआ था, क्लियर है। इतना वर्क डन किया था मोटर ने, ठीक है, या फिर मशीन ने, और इतनी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल के पास आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ और पता है, ये तो रिलेशन नंबर 1। सेकंड चीज़ हमको पता है कि पावर जो होती है ये हमारे पास होती है फोर्स इनटू वेलोसिटी, होती है। क्लियर। पावर हमको कितना दे रखा है के, बिल्कुल, फोर्स हमको निकालना है, और वेलोसिटी अभी अभी निकाल के छोड़ी जस्ट थी। वहाँ से निकालिए। तो यहाँ से मैं वैल्यू अगर निकालूंगा वेलोसिटी की तो क्या लिखूंगा? m अंडर रूट में 2kT/m, वो भी क्या आ जाएगा? अंडर रूट। बिल्कुल। चलो अब क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। फोर्स की वैल्यू निकल गई आराम यहाँ से, से आएगा सर, तो आ जाएगा फोर्स Equal to इक्वल्स टू m के अंडर रूट अंडर रूट ऑफ, अच्छा आप इसमें चाहो तो m अंडर रूट m के, यहाँ सर पूरा इसमें चले जाएगा, m के 2t की पावर अंदर ही आ जाएगा t की पावर हाफ, है ना। क्योंकि k बाहर था तो वो अंदर जाएगा, तो वो ऐसे ही बनेगा। बिल्कुल सही ठीक है, बिल्कुल। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये मेरे आपको हिसाब दो से- इक्वेशन मैच करनी थी, एक इक्वेशन तो एनर्जी कंजर्वेशन की और एक ये पावर का फॉर्मूला है, ठीक है। आप दोनों मैच कर लेंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे v की जगह यहाँ पे, तो फोर्स की वैल्यू निकल जाएगी आराम से। बिल्कुल, फोर्थ ऑप्शन से मैच कर जाएगा आपका आंसर। हाँ, फोर्थ आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। A block of mass 10 kg moving in x direction with a constant speed of 10 meter per second, ठीक है। It's subjected to a retarding force of 0.1x during its travel from 20 meter to 30 meter. Its final KE will be। तो इंटीग्रेशन ही होगा इसमें भी। हाँ, इसमें बिल्कुल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको सर। काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी जो गिवन है वो है आपके पास हाफ इंटू 10 इंटू 10 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा ये आता है सर, इसमें थोड़ा सा glitch। सो सॉल्व करेंगे कितना बनेगा इसको? 500। 500 जूल, ठीक है। अब बोल रहा है कि रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, मतलब ये कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम की, कि काइनेटिक एनर्जी में से कुछ वर्क डन जो होगा, ये रिटार्डिंग फोर्स का वर्क डन होगा। ये इनिशियल काइनेटिक था, एनर्जी था,
और ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल मिलेगी। क्लियर है? ये आपके पास इनिशियल दे रखी है, कुछ वर्क डन होगा और कुछ काइनेटिक एनर्जी फाइनली बच जाएगी। तो एक काम करता हूँ सर, मैं यही कैलकुलेट कर लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? इनिशियल माइनस फाइनल। इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन क्यों किया सर? क्योंकि फोर्स पे इज वेरिएबल विद है, एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? F 0.1 x और यहाँ पे आ जाएगा dx। x की वैल्यू वेरीज फ्रॉम 20 to 30। तो ये वर्क डन आ जाएगा बाय रिटार्डिंग फोर्स इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 0.1 x स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा सर? एक्स स्क्वायर। हाँ, तो नेक्स्ट कर ले, नेक्स्ट सेलेक्ट कर देते हैं, इसमें कर लेना। मैं आगे क्लियर कर देता हूँ। ये लो। हाँ, तो जो हमारा वर्क डन था रिटार्डिंग फोर्स का, वो आ गया था मेरे पास 0.1 एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 20 to 30। तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 900 माइनस 400 दैट इज 500, ठीक है सर। है ना? ये आ जाएगा आपके पास 25। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल था 500। रिटार्डिंग जो फोर्स अपना वर्क डन प्रोड्यूस करेगा दैट इज -25। रिटार्डिंग आपको नाम से पता चल रहा है। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बचेगी वो बचेगी आपके पास 475 जूल, और शायद चौथा ऑप्शन है। इजी क्वेश्चन था, याद करने का क्या है? फोर्स इज वेरिएबल विथ एक्स। फोर्स अगर वेरिएबल है एक्स के साथ तो आपको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, और कोई आपके पास दूसरा सोर्स नहीं है। ठीक है, चले आगे सर। बिल्कुल सर। एक बार पॉज लेने के सर थोड़ा यहाँ पर। हाँ, पॉज ले लेते हैं। हाँ, तो फिर सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया है हमारे पास, कहाँ से? 2013 AIPMT का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? ए यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 3 I कैप प्लस J कैप न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, हेंस द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन 2 I कैप प्लस K कैप मीटर टू पोजीशन समथिंग। ये मान लो पोजीशन से बदल रहा है। द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल, ये पहले वाले से भी ज़्यादा इजी है क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं सर फोर्स से एक्सीलरेशन ऑफ वेलोसिटी निकाल के आए थे। यहाँ पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है सिंपल सी बात है सर, वर्क डन निकालना है। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है सर? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। F डॉट S करना है हमें। F हमें कहाँ दिख रहा है सर? ये रहा सर, F हमें गिवन है, और क्या चाहिए सर? डिस्प्ले माइनस करना है इन दोनों। पोजीशन गिवन है, तो सर फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं मुझे लगता है। तो फिर ये तो सर वैसे ही डाइवर्ट करने के लिए था क्या? तो बस ये डाइवर्ट करने के लिए था, तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। फोर्स आपके सामने मैं सीधा लिख देता हूँ, 3 I कैप प्लस J कैप डॉट करना है डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट, देखो तो 4I माइनस 2I कर देंगे तो 2I कैप बचेगा। ठीक है, अब प्लस होगा माइनस, देखते हैं 3J, अब यहाँ पे J नहीं है तो प्लस 3J कैप हो जाएगा। अब K में चेक कर लेते हैं, माइनस K तो माइनस का 2K कैप हो जाएगा। बस तो अभी डॉट प्रोडक्ट करना है, इसके बाद कुछ करनी नहीं। I का I से करा दो 6 और J का J से करा दो तो 3, तो इसकल टू ये 9 जूल आंसर हमारा आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? चलो सेकंड ऑप्शन से मैच कर रहा है, बढ़ जाओ। तो 2 वाले से फिर कंफ्यूज मत हो रहना कि F इक्वल टू MA करे जा रहे हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आगे आते तो ये होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन ए फोर्स फील्ड इज U इक्वल टू A अपॉन R स्क्वायर माइनस का B अपॉन R, वेयर A एंड B आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स एंड R is the distance of particle from the center of the field for stable equilibrium। इंपॉर्टेंट लाइन यही है, the distance of the particle is। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब भी हम स्टेबिलिटी के क्वेश्चन करते हैं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हम जब भी निकालते हैं तो यहाँ पर ये मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट पे चले जाएगा कॉन्सेप्ट। तो देखो यहाँ पर ये बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर, बता रहा है कि आर की किस पोजीशन पे स्टेबल मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा हमें एक कॉन्सेप्ट रखना है। स्टेबल अनस्टेबल समझा दें इनको। एक बार समझा दिए सर। मान लो आपके पास एक कर्व है, एनर्जी कर्व है ये, ठीक है, ये एनर्जी कर्व है। आपके पास दो पोजीशन है, मान लो एक पोजीशन आपके पास A रही, एक पोजीशन आपके पास B रही, ठीक है। तो
ये आपके पास u और r के बीच में कर्व है, तो एक फॉर्मूला सर हमको पता होता है पहले से कि f इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, ठीक है। मतलब डी यू बाई डी आर, यू बाई आर का कर्व पे टेंजेंट अगर बनाऊं तो मुझे फोर्स मिलेगा। मतलब अगर यहाँ पे मैं टेंजेंट बनाऊं तो मुझे टेंजेंट क्या मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब है यहाँ पे फोर्स की वैल्यू जीरो है। यहाँ पे भी टेंजेंट बनाऊं तो यहाँ पे भी फोर्स की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई स्लोप नहीं है। स्लोप है उस पॉइंट, हाँ स्लोप है। अब इन दोनों में स्टेबल कौन सा है सर, तो एक बात मानते हैं दोनों दिखने में तो हाँ सर स्टेबल दिखेंगे, लेकिन बॉल रख के हाँ बॉल रख के देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे अगर बॉल रखोगे और बॉल को अगर आप इधर लेके जाओगे तो फिर इधर आएगी, इधर लेके जाओगे तो फिर आप इधर आएगी। तो इसका मतलब है ये वाली पोजीशन तो रही स्टेबल, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। बॉल अगर आपने यहाँ पे रखी है, थोड़ा सा अगर आपने खिसकाया तो ये इधर लुढ़क जाएगी या फिर उधर चली जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा अनस्टेबल। तो ये स्टेबल अनस्टेबल की कहानी है, ठीक है। हमको बेसिकली यही अप्लाई करना है, फोर्स की वैल्यू जीरो करनी है सर, बस यही करना है। अब इसमें सारा खेल बचता है डिफरेंशिएशन का, कितना आता है ये वो चेक करना चाहता है। फर्स्ट डिफरेंशिएशन से तुम्हारा आंसर आ जाना है वैसे तो। चलो अब ये तुम्हें डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू आर, तो सिंपल सी बात है भाई, यहीं से देख लो, ए को बाहर निकाल लो। अब क्या होगा आर, तो आर क्या होगा सर, पावर ऊपर ले लो। अगर तुम्हें 1/r स्क्वायर नहीं हो रहा तो r की पावर -2 कर लो, तो -2 आगे आ जाएगा और फिर क्या होगा सर, वापस से r की पावर -2, हाँ तो -2 -1, तो इनडायरेक्टली आप इसे वापस से क्या करो सर, यानी कि r की पावर q की फॉर्म में जा रहा है तो ये आ जाएगा r की पावर 3। ऐसे ही सिमिलरली यहां पर करोगे तो अब यहां पे देखो जिस तरह से माइनस आगे आया है, यहां पर क्या है 1/r है, तो ऑब्वियसली r की पावर -1 है तो माइनस माइनस क्या कर देगा आगे जाके, जो बनाएगा इसे प्लस कर देगा और फिर आंसर आ जाएगा b/r स्क्वायर। तो इस a को मैं उठा के यहां रख देता हूं, थोड़ा सा सुंदर सा फॉर्मेट बना देता हूं, सिंपल सा, माइनस का 2a/r³ प्लस b/r स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर आ गया किसका, ये तुम्हारा du/dr आया है अभी, ठीक है ना। अब ये फर्स्ट कंडीशन है। अब हम जानते हैं कि सर जो du/dr है जिस पोजीशन पे स्टेबल की, वहां पे स्लोप क्या होता है, एक्चुअली में क्या बता रहा है, रेट बता रहा है। और स्टेबल के केस चाहे यहां पे स्टेबिलिटी देख लो चाहे स्टेबिलिटी देख लो, इस जगह पे जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो वो स्लोप होता है 0, यानी कि सर इसकी वैल्यू किसके बराबर कर दो, इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 कर दो। तो यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव को जब मैं इक्वल टू 0 करूंगा तो जो u की वैल्यू निकल के, सॉरी r की जो वैल्यू निकल के यहां से आएगी, r की वैल्यू तुम्हारी सॉल्व होकर आएगी 2a/b। अब 2a/b पे तुम्हें स्टेबल मिल रहा है या अनस्टेबल मिल रहा है, यानी मैक्सिमा मिल रहा है या मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट यहां पे फिर से तुम्हें दोहराना पड़ेगा। तो तुम्हें इसी इक्वेशन का डबल डेरिवेटिव निकाल के चेक करना है। चाहो तो कर लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, नहीं तो सिंपल सी बात है बस, यानी कि r³ का वापस से डिफरेंशिएशन करना है और r² का डिफरेंशिएशन करना है। जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें इसे r की वैल्यू को पुट करके देखना है। मगर तुम यहां पे इसने एक चीज क्लियर बोली है, a एंड b जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो क्या है, पॉजिटिव। तो उस केस में जो तुम्हारा डबल डेरिवेटिव आएगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, इसे सॉल्व कराने की इतनी जरूरत नहीं है, du²/dr²। जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम r की इस वैल्यू को पुट करके देखना, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। और अगर पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब कि तुम्हारा जो ये कर्व है ये r की इस वैल्यू पर स्टेबल इक्विलिब्रियम देगा, अदरवाइज अनस्टेबल देता अगर नेगेटिव आती थी। तो हमें स्टेबल चाहिए इसलिए हमें मिल रहा है। बाकी सर कुछ और पॉइंट ऐड करना चाहेंगे? चलो तो बस यहाँ पे ये r की वैल्यू तुम्हारी गिवन है, ये तुम्हारा थोड़ा सा प्रैक्टिस वाइज क्वेश्चन दिया था, थोड़ा सा हाँ वेरीफाई कर सकते हो, नहीं तो मैं तो बोलूंगा कि पेपर में ऐसे टिक करके भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन और इतने मैच भी नहीं हो रहे हैं तुम्हारे। तो ये जनरली दिख जाता है पीएमटी लेवल के क्वेश्चन, जब तुम्हारी r की वैल्यू और किसी से मैच आ भी नहीं रही या फिर 2 वैल्यू आ रही होती, तब तुम्हारे लिए थोड़ा डाउट का केस होता कि किस पे तुम्हें चेक करना है। तो यहाँ पे सिंपल था इसलिए टिक करके आगे बढ़ सकते हो। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। अब ये आने बंद हो गए इस तरह के क्योंकि ये कहीं ना कहीं बेसिक जो अपना हम पढ़ते हैं ना फिजिक्स का बेसिक टूल, उससे रिलेटेड है। हाँ क्या कह रहा है, फोर्स F ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन वेरीज विद डिस्टेंस d एज शोन इन द फिगर, द वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर इज। तो वर्क डन कैलकुलेट कराना चाहता है, कर्व किस किस के बीच में,
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो सर सीधी सी बात है, एरिया अंडर द कर्व या फिर इंटीग्रेशन की फॉर्म में भी अगर बोलो तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। तो वो इंटीग्रेशन क्या बताता है सर, एरिया बताता है। तो सर ये एरिया कैसे निकालें, अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये एरिया तुम्हें दिख रहा है, ये जो सेपरेशन है कितना हो जाएगा 4 और ये हो गया 2, तो 4 इंटू 2 करोगे तो वैल्यू मिलेगी आई थिंक 4 इंटू 2 ही होगा ना, हाँ। तो ये तुम्हारी वैल्यू आ गई 8 और ये वाला एरिया है, इसमें ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दो, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 5, तो 5 प्लस 8 प्लस 5 इक्वल टू 13 जूल। टोटल जो एरिया अंडर द कर्व है यही तुम्हारा आंसर है। और वैसे क्या फॉर्मूला, W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर करके करते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या बताता है, एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ डायरेक्ट कहीं अप्लाई नहीं हो पाएगा चीज, तुम अगर अप्लाई करके देखोगे तो ये अप्रोच तुम्हें आनी चाहिए, सिंपल सी अप्रोचेज है। तो इसके बेसिस पर हमने क्वेश्चन बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन सर, एक बार आप लास्ट क्वेश्चन है डिस्कस कर लेते हैं। हाँ। A body is projected vertically from the earth reaches a height equal to earth radius. Earth radius के बराबर height चलेगी. Before returning to the earth, the power exerted by the gravitational force is greatest is at the highest position of the body, at the instant just before the body hits the earth, it remains constant all through the instant just after the body is projected. तो हुआ क्या है कि ये मान लीजिए आपकी अर्थ की सरफेस है, यहाँ से अपने एक बॉल को या फिर बॉडी को प्रोजेक्ट किया आपने, वो ऊपर गई, यहाँ पे रुकी और वापस नीचे आके गिरी, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। आपको बोला है कि पावर कहाँ पे मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो पावर मैक्सिमम वहाँ पे होगा कि पावर इक्वल्स टू है F इंटू वी, ठीक है। तो हमको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अच्छा फोर्स कहाँ पे मैक्सिमम होगा, ठीक है, और वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होगी। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगी सर, जब बॉल आपकी यहाँ पे हिट कर रही होगी, वापस से हिट कर रही होगी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, पावर वहीं पे मैक्सिमम होगी जहाँ पे बॉडी वापस इंस्टेंट, मतलब जब बॉडी हिट कर रही होगी अर्थ के सरफेसेस पे। तो बहुत बेसिक इस पोजीशन में आप आओगे तो थीटा भी 0 हो जाएगा, हाँ, सेम दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा इस पॉइंट पे 0 है। तो सिंपल सी बात है, एफ वी कॉस थीटा, तो थीटा 0 करना है तो तुम्हारा आंसर वैसे ही आ जाएगा, cos 0 बिकम मैक्सिमम वैल्यू, तो ये P इक्वल टू तुम्हें मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर सेकंड आ जाएगा, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा सर। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस इफ वर्क डन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। हाँ नेक्स्ट है, अपॉन द सिस्टम बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बाय द सिस्टम अगेंस्ट the conservative force, by the system against the non-conservative force, upon the system by conservative force. सेकंड ऑप्शन जाएगा आई थिंक, ठीक है। the by the system against the conservative force, theoretical question था, सेकंड सही ऑप्शन जाएगा, 13 क्वेश्चन। ये तो सिंपल सी थ्योरी भी है, यही डेफिनेशन बोलते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो इसका क्या होगा सर, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो सर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन ही अगर मैं करूंगा तो वो ज्यादा अगर मैं करूंगा तो वो इंक्रीज भी उसी लेवल पे बढ़ता जाएगा। तो इसे सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दो राय वाला क्वेश्चन ही था। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ फिर यहीं पे आज का जो हम सेशन है इसे एंड करते हैं। आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, हम आपके लिए ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी सीरीज आ चुकी हैं सारे सब्जेक्ट्स में। तो वीडियोस को देखो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।